कोका कोला एक अमेरिकन ड्रिंक जो एक बॉटल के फॉर्म में एक कैपिटलिज्म है। 20वीं सदी में जैसे कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फैला वैसे ही कोका कोला भी फैलता गया और इतना फैला कि आज बस नॉर्थ कोरिया है वहाँ कोका कोला नहीं मिलता। लेकिन कोका कोला का ये सफर हर जगह इतना आसान नहीं रहा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोका कोला को लगभग 50 साल लग गए दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक इंडिया पर कब्जा करने में। कोको कोला की भारत में एंट्री काफी दूसरे मार्केट की तरह अपॉर्चुनिज्म के बेस पर हुई। इंडिया 1947 में आजाद हो गया था और बस 3 साल के अंदर अंदर कोको कोला ने न्यू दिल्ली में अपना पहला बॉटलिंग प्लांट लगा लिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद पहली सरकार इंडिया को सोशलिज्म के रास्ते पर लेकर जाना चाहती थी। इसका मतलब था बाहर की कंपनियों को हटाकर लोकल कंपनियों को सपोर्ट करना। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत सरकार कोका कोला के ज्यादा सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी नहीं रुकी। कोका कोला भारत के लोगों के मन में अपनी एक गहरी जगह बनाना चाहता था, वह भी सरकार के कुछ कदम उठाने से पहले ही। वैसे भी आजादी के बाद भारत के पास कई सारे मसले थे सुलझाने के लिए, बजाय एक विदेशी ड्रिंक पर ध्यान रखना। इसलिए जब भारत पाकिस्तान से हुए खूनी संघर्ष से उबर रहा था, तब कोका कोला भारत में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में लगा हुआ था। कोका कोला की टाइमिंग एकदम बढ़िया थी। कुछ साल बाद पेप्सी को भारत में बिजनेस करने की परमिशन नहीं दी गई और कोका कोला अपना प्रॉफिट बना रहा था। हालांकि कोका कोला की सफलता भारत में रुक गई। जैसे जैसे आने वाली सरकारें और ज्यादा लेफ्ट विंग की तरफ होने लगी, भारत के नेताओं के नजरों में कोका कोला एक बड़ा दुश्मन बन गया। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 90% गाँव में कोका कोला मिल जाता था और दूसरे हाथ पर केवल 10% भारतीय गांव थे जहां सुरक्षित पीने का पानी था। अगर आप इसे एक प्रोटेक्टिव सरकार की नजर से देखें तो कोका कोला का पानी से ज्यादा एक्सेसिबल होना बुरा संकेत था, लेकिन कोका कोला जैसी पावरफुल कंपनी को भारत से बाहर धकेलना इतना आसान काम नहीं था। कोका कोला भारत के लोगों के मन में बस चुका था और उसे कोई एक बड़ा संकट ही बाहर निकाल सकता था। ऐसा ही एक संकट 1917 के बीच में हुआ, जब भारत में क्रांति की पुकार फिर से बढ़ने लगी। पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध और इंदिरा गांधी के द्वारा सरकार पर तानाशाही कंट्रोल के सोशलिस्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा काबू से बाहर जा रहा था। पूरे देश में स्ट्राइक और नेताओं का कत्ल एक आम बात हो गई थी और इससे सुलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 और 1977 के बीच में भारत में इमरजेंसी लागू की। इस अराजकता के बीच सोशलिस्ट ने एक लॉ लागू कर दिया। लॉ के तहत कोई भी विदेशी कंपनी भारत में किसी भी बिजनेस में 40% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकती थी। इसके तहत भारत में कोका कोला को अपनी ओनरशिप छोड़नी पड़ी। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि कोका कोला को अपनी सीक्रेट रेसिपी भी शेयर करनी पड़ती, जिससे कोल्ड ड्रिंक को अमेरिका से इंपोर्ट करने के बजाय भारत में ही बनाया जा सकता था। ज्यादा चॉइसेस ना होने के कारण कोका कोला के साथ 50 और अमेरिकन कंपनियों ने 1977 में भारत से बाहर जाने का फैसला किया। कोका कोला और स्प्राइट के जाने के बाद भारत में सोडा मार्केट बहुत खाली हो गया था। लोकल ब्रांड्स इस वजह से बहुत ज्यादा खुश थे और अगले 10 सालों में लोकल ब्रांड्स ने काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके काफी ग्रोथ की। सरकार ने भी मौके का फायदा उठाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर कोला लॉन्च कर लिया और उसका नाम 777 रखा गया। कोका कोला ने फिर भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। जैसे ही सोशलिस्ट की पकड़ भारत में 1991 में कमजोर हुई, कोका कोला ने भारत में दोबारा धमाकेदार वापसी की। इकोनॉमिक्स लिबरटाइजेशन की लहर का फायदा उठाते हुए कोका कोला ने 1993 में भारत में दोबारा एंट्री की। उसी साल उन्होंने सारे पॉपुलर ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया जो उनके एब्सेंस में मार्केट में आ गए थे। असल में जो 4 ब्रांड्स जिनकी बात हमने पहले ही की थी, कोका कोला ने उन्हें $40 मिलियन में खरीद लिया। इससे कंपनी को पहले ही दिन 50% मार्केट शेयर मिल गया और उसके बाद कोका कोला का वर्चस्व केवल बढ़ा ही और आज उनके पास 60% मार्केट शेयर है। इसके अलावा केवल पेप्सी ही उनका एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसके पास 35% मार्केट शेयर है। तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन के बावजूद कोका कोला भारत के मार्केट में राज करने में सफल रहा और जिस तरीके से उन्होंने मार्केट पर कब्जा किया वो एक सही में एक पावरफुल मूव है।